तो अपने को ग्राफ डिस्कस करना है साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर एंड 4πr dr साई स्क्वायर वर्सेस आर। इन तीनों का क्या मीनिंग है, मीनिंग समझेंगे और तभी ग्राफ आपको बनाने हैं। मीनिंग भी समझे बगैर आपको ग्राफ रखने पड़ेंगे, तो रखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ साई क्या है, साई आपको इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है। एस ऑर्बिटल जानते होंगे, इस तरीके से है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल इस तरीके का होता है। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है। ठीक है, हम करते हैं। देखिए यहाँ साई है और यहाँ आर है। एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए आप देखोगे, एस ऑर्बिटल के लिए जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे बहुत कम होगा। यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल का ग्राफ जो होता है हमेशा टॉप से शुरू होता है। एस ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होता है, टॉप से। तो साई वर्सेस जो आर का ग्राफ आप बनाओगे, साई वर्सेस आर लिखने की जरूरत नहीं है। साई वर्सेस आर 4s आर इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू क्या होगी, वेरी हाई, वेरी हाई एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस, डिक्रीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ घट जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एरिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जाते जाओगे आपका वेव फंक्शन है, सिर्फ आपका जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी मोशन को बता रहा है। ठीक है, वो बताएंगे। पी डी एंड एफ, पी डी एंड एफ आर इज इक्वल टू 0 पे साई इज इक्वल टू 0 होगा। देखा होगा पी का मैं ग्राफ बना दूँ, यहाँ पे वो बता रहा है कि 0 है, जाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वेव का, भाई इलेक्ट्रॉन का जो एरिया वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा फिर घट जाएगा, इस तरीके से। साई की वैल्यू 0 होगी एट नोड। कहाँ पे 0 होगी, नोड पे 0 होगी। नोड समझते होंगे, किसमें कितने नोड होते हैं वो हम बताएंगे। और हमें रेडियल नोड के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेडियल ग्राफ बनाते हैं। रेडियल अभी मैंने आपको बताया था, दो आपका जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन, वो आपको दो चीज़ें बता रहा है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर और किस एंगल पे, वो नहीं हम बात कर रहे, हम सिर्फ दूरी के हिसाब से ग्राफ बना रहे। तो रेडियल नोड की आप बात करोगे, रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। ये देखिए ये ग्राफ है, इनको थोड़ा समझोगे तो जरूर समझ में आ जाएंगे। जो याद करने की चीज़ है वो आपको मैंने बता दी। जैसे देखिए मैं 1s के लिए आपको ग्राफ बनाता हूँ, ये आपका साई है, ये आपका r है। 1s के अंदर सबसे पहले रेडियल नोड निकाल लेता हूँ कितनी है। 1s के अंदर 1 माइनस 0 माइनस 1 0 है। स्टार्ट कहाँ से होगा, जब बिल्कुल न्यूक्लियस पे खड़ा हूँ तो साई की वैल्यू अच्छी खासी, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा। कहाँ जाके 0 होगा, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे नोड होगी, हाँ न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ पे इनफाइनाइट दूरी हो जाएगी, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, कोई भी मतलब नहीं है वहाँ पे। ठीक है, 1s का ग्राफ ये हो जाएगा। आपसे 2s का ग्राफ पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले तो रेडियल नोड निकाल के बताओगे। 2 माइनस 0 माइनस 1 है, उसका मतलब एक बार ग्राफ आपका 0 को जरूर क्रॉस करे। कहाँ से शुरू होगा, बहुत ऊपर से शुरू होगा और ये इस तरीके से ये आ जाएगा। 3s का ग्राफ कैसा होगा, 3s का ग्राफ, ठीक, 3s का ग्राफ देखते हैं। 3s का जो ग्राफ है, 3s के ग्राफ में क्या होगा, जो रेडियल नोड है वो आपका 3 माइनस 0 माइनस 1 2 रेडियल नोड, दो बार ग्राफ जो है आपका क्या करेगा, 0 पे आएगा। साई की वैल्यू जहाँ 0 होगी, 2 पॉइंट ऐसे आएंगे, क्रॉस करेगा, साई की वैल्यू क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जो इलेक्ट्रॉन उसका मोशन वेव की तरह है, एम्पलीट्यूड बता रहा, हाँ भाई यह इलेक्ट्रॉन बहुत पाया जाएगा, जैसे न्यूक्लियस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, फिर कम होता जाएगा कम होता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये है, तो आपका इस तरीके से ये आएगा
ऊपर से आते हुए ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट का हमें क्या पता। इनफाइनाइट वाले पॉइंट को नोड मत मान लेना, एक ये नोड है और एक ये नोड है ये। अब 3s जो है, आप एक सिंपल प्रैक्टिकली देखो, ये 1s है, ये 2s है और ये 3s है। अब नोड कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बीच में और इसके बीच में तो कोई नोड है ही नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, या तो इसमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, ये दो जगह बचेगी। तो 2 बार साई की वैल्यू 0 तो कितनी बार कट करेगी ये देख के आप ये बता सकते हो कौन से एस का ग्राफ है, ठीक है। ये जो आपका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर में बहुत काम आएगा। ऊपर से ग्राफ शुरू हुआ है तो 101% ग्राफ किसका रहा होगा, वो एस का ग्राफ रहा होगा। किसका ग्राफ रहा होगा, एस का ग्राफ रहा होगा। मैं यही सेम ग्राफ साई वर्सेज मैं आर का ग्राफ बना दूँ, साई वर्सेज आर। सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया 2p के लिए, 3p के लिए, 4p के लिए, 3d, 4d, 4f, 5f, इतने सारे ग्राफ याद तो करना ही नहीं। p का ग्राफ 2p वर्सेज आर। 2p में रेडियल नोड चेक कर लीजिए फटाफट, 2 - 1 -1 कहाँ से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से, कोई नोड तो आई ही नहीं, ये बढ़ेगा। 3p का ग्राफ ये इस तरीके से। 4p का ग्राफ ये आपका 3p का ग्राफ है। 4p का ग्राफ ये इनिशियल पॉइंट नोड नहीं है, इनिशियल पॉइंट तो न्यूक्लियस है, याद रखना। इनिशियल पॉइंट क्या, न्यूक्लियस है। नोड तो ये दो हैं, ये दो नोड है, इनफाइनाइट और इनिशियल कभी नोड नहीं काउंट करोगे आप। 3D का ग्राफ, 3D में रेडियल नोड 0 है, ये आपका ग्राफ 3D का ग्राफ ऐसा ही आएगा। 4D का ग्राफ, 4D में आपका देखोगे एक नोड होगी, 4D का ग्राफ ऐसा आएगा। 4f का ग्राफ ऐसा आएगा, 5f का ग्राफ ऐसा आएगा। बना के देखना, कोई डाउट आए तो पूछना। एस का ग्राफ अलग होता है, बाकी का ग्राफ सेम होता है। जितनी बार नोड होगा उतनी बार इसको कट करता हुआ ग्राफ जाएगा। ये आपको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को चलना बता रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साई स्क्वायर। साई स्क्वायर के बारे में बात करें। साई स्क्वायर में क्या होता है, साई स्क्वायर, अब साई स्क्वायर का ग्राफ तो बहुत डिफिकल्ट ग्राफ तो साई स्क्वायर का भी नहीं। साई स्क्वायर तो क्या बताता, प्रोबेबिलिटी तो बताता, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साई स्क्वायर ग्राफ नेवर नेगेटिव, नेवर ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, बस। एस का ग्राफ एस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0, साई स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। आर इज इक्वल टू 0 पे पी डी एफ साई स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है। ये ग्राफ है, आपको बोला गया 1s का ग्राफ है, 1s का ग्राफ है, थोड़ा और भी शार्प होगा, ये इस तरीके का आएगा, ऐसे इनफाइनाइट पे ले जाएंगे। 1s साई स्क्वायर वर्सेस आर। 2s का ग्राफ, 2s का ग्राफ कितनी नोड होगी, 2s में एक नोड होगी, ठीक, साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये लो ऐसे आ जाएगा। 3s का ग्राफ, दो बार टच किया, दो नोड है, छोटा होता जाएगा ग्राफ आगे इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव में क्यों नहीं गया, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इतना जानते हो कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं होता है, जानते होंगे सभी बच्चे, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आगे, भाई इन्हीं क्या साई स्क्वायर का एक ग्राफ तुम्हें मान लिया, साई स्क्वायर का 2p के लिए, 3p के लिए,
3 4D 4F 5F। 2P के लिए, अब 2P के लिए ग्राफ बनाओगे, ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा, ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर, कोई नोड नहीं है। 3P का ग्राफ, 3P का ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, साई स्क्वायर है, शुरू तो यहीं से होगा, यहाँ से क्रॉस करके लो, ये पीक दूसरा पीक उससे छोटा होगा साई स्क्वायर, ठीक है। ये है साई स्क्वायर का जो आप ग्राफ देखो इस तरीके का। 3D का ग्राफ ऐसा ही होगा, 4F का ग्राफ भी ऐसा होगा, 4D का ग्राफ ऐसा होगा, 5F का भी ग्राफ ऐसा होगा। इस तरीके से आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। 4πr²dr। मैथ जब पढ़ लोगे, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लोगे तो इसका मीनिंग भी समझ जाओगे। अभी मैं मीनिंग इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है जब आप तुम फिजिक्स में इस टाइप का कई बार मैथमेटिक्स यूज करते हो फिजिक्स में कि किसी डिस्टेंस r पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो r + dr पे कितनी होगी, तो आप एक न्यू स्फीयर बना लोगे। वो अभी जरूरत नहीं है और अभी कोई आपको करने के लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। 4πr²dr 4πr²dr, ठीक है, 4πr²dr साई स्क्वायर वर्सेस r, ये आपको करना है। तो ये आपको dr रेडियस का कोई वॉल्यूम दे दिया गया, उसके अंदर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मीनिंग क्या है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम ऑफ dr रेडियस है, उसके अंदर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब की बार देखिए r = 0 है, r 0 होगा, ठीक है। s के लिए तुम बोलोगे साई स्क्वायर तो नॉन जीरो है, साई स्क्वायर नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है। ये r तो 0 पे होगा, नॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब s हो चाहे p हो चाहे d हो चाहे f हो, सभी के सभी 0 होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। किसके अंदर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। क्यों, r 0 है, साई स्क्वायर बिना किसी डाउट के नॉन जीरो था पक्का, लेकिन r 0 पे ये r 0 हुआ तो ये मल्टीप्लाई करूंगा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं 1s का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, इसका 4πr²dr साई स्क्वायर वर्सेस r, इसको हम PR भी लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल PR से नोट करते हैं। कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। कितनी बार टकराएगा, जितनी नोड होगी, जितनी नोड होंगी। 2s के लिए, और इसकी खास बात यह है, अब देखिए डिस्टेंस बढ़ेगी, आप इधर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो r का स्क्वायर भी बढ़ेगा, तो इसलिए इसका जो पूरे जो वैल्यू है यहाँ पे इस एक्सिस पे आपने क्या दिखा रखा, 4πr²dr साई स्क्वायर, ये दिखा रखा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसका पीक भी बढ़ता जाएगा, तुम देखोगे ऐसे साई स्क्वायर में कम हो रहा था, इसमें बढ़ता है, ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक बार टच करेगा, ये बता रहा नोड है, कितने नोड होंगे, जितने बार टच करेगा, ठीक है। हर ग्राफ 0 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि r 0 होने से ये पूरा फंक्शन की वैल्यू तो 0 होगी, ये नॉन 0 था, मल्टीप्लाई बाय 0, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक, इस तरीके से आप ग्राफ निकाल दोगे। देखिए जो नेक्स्ट है, मान लिया आपको ग्राफ 2p का बनाना आ जाए, 3p का आ जाए, 4p का आ जाए, 3d का हो, 4d का हो, 4f का हो, 5f का हो, ठीक है। 4πr²dr साई स्क्वायर वर्सेस r, इतने बड़ी चीज है, इसको मैं PR ले लेता हूँ। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वॉल्यूम ऑफ रेडियस dr। ग्राफ सारे के सारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये रेडियस, ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये आपका PR वर्सेस r, यहाँ से शुरू। कितना नोड है, कोई भी नोड नहीं है, तो ये आ गया, ये आपका 2p है। 3p
ये 3p, ये किसका आ जाएगा 3p का। ये देखिए इस तरीके का 4p का। 4p में कितने नोड होंगे, 4p में 2 नोड होंगी, 2 नोड होंगी तो 2 बार टच करेंगे। 4p का मैं ग्राफ आपको बनाऊं, ठीक है। ये आपका PR, ये आपका R, ये आपका ग्राफ होगा, ये है बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 3D का ग्राफ कैसा, 3D का ग्राफ ऐसा होगा कि यही होगा, नहीं ये नहीं हो सकता, यही होगा, इस जैसा होगा बिल्कुल। हाँ एक नोड होगी ऐसे ही होगा। मैं आपको एक ग्राफ में सारे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको 3S 3P एंड 3D दिखा रहा हूँ। 3S ओ PR वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। 3R में कितने नोड होंगे, 3R में 2 नोड होंगे, ये इस तरीके का होगा, ये ठीक है 3R। ये जो है ब्लू पेन से इससे क्या है, ये आपको 3S का है। 3P में कितने नोड होंगे, 3P में तुम देखोगे 2 नोड होंगे। 3P में कितने नोड होंगे, सॉरी 3P में 1 नोड होगी, 3P में 1 नोड होगी। 3P का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 3P का ग्राफ यहां से ये होता है जो इसका मैक्सिमा है, ये 3S का मैक्सिमा है। 3P का मैक्सिमा और ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ होता है, 3P का मैक्सिमा और न्यूक्लियस की तरफ होगा। देखिए इसमें एक ही नोड है। 3D का देखना आप, मैं ब्लैक पेन से दिखाऊंगा। 3D में तो कोई भी नहीं होगा। 3D का मैक्सिमा इन दोनों से पहले आ जाएगा, 3D का मैक्सिमा इन दोनों से पहले आ जाएगा। ये देखिए 3D का मैक्सिमा, 3D का मैक्सिमा मतलब ये होता है n की वैल्यू सेम हो, n की वैल्यू क्या हो, सेम हो। L इंक्रीज L इंक्रीज करता है, जैसे कि D L सबसे ज्यादा है। द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमा इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस क्लोज होता है, ज्यादा क्लोज होता है। इसमें देखिए आपके 3S में 3 मैक्सिमा है। शुरू में 3S का एवरेज लोगे आप, एवरेज तो अब भी 3S का इलेक्ट्रॉन 3D के इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। 3D का 3S और 3S 3P और 3D में 3S सबसे पास में है न्यूक्लियस, लेकिन वो एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3, तब आप जाके आपका निकालता है। ये 3 डिस्टेंस आप लेते हैं, ठीक है। एवरेज तो आज भी 3S का पास है। यदि मैं R एवरेज की बात करूंगा, R एवरेज ऑफ 3S मैक्सिमा इज लेस देन 3P लेस देन 3D। ये डिस्टेंस सबसे कम है, मतलब ये न्यूक्लियस के पास है। लेकिन सिंपल R की मैं बात करूं, 3S सबसे ज्यादा दूर है, फिर 3P फिर 3D। ये R एवरेज है, ये बताता है एक्चुअल में कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास। S का इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के पास में रहता है, लेकिन वो एवरेज डिस्टेंस की बात है। ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे ग्राफ बनेंगे, चाहे वो ग्राफ आपके RDF के हों, ठीक है, चाहे वो ग्राफ आपके साई स्क्वायर के हों, सारे ग्राफ बहुत आसान है और बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। साई का ग्राफ प्लस और माइनस दोनों में होता है, जितनी बार नोड आएगी उतनी बार वो क्रॉस करेगा। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को आप क्रॉसिंग नहीं मानते हैं। एस के लिए टॉप से शुरू होता है, बाकी के लिए 0 से होता है। साई स्क्वायर में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव में कर दीजिए और ग्राफ घटता हुआ जाएगा, ठीक है। और एस के लिए ऊपर से शुरू होगा, बाकी के लिए 0 से होगा। जो 4πr स्क्वायर dr साई स्क्वायर वर्सेज आ रहा है, अगर आप सभी के लिए 0 से शुरू होगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये एक नई चीज मैंने बताई है,
ठीक है। एवरेज आप निकालते हो, एवरेज जो एक्चुअल बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो हम जानते हैं एस का सबसे ज्यादा पास रहता है, फिर पी का, फिर डी का, तो एवरेज होता है। 3 मैक्सिमा है, तीनों का एवरेज लोगे तो 100% तक ये पास में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख लेना, जैसे ये सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, या मान लिया आपने 20 मान लिया, ये 30 मान लिया, तो 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 प्लस 10 आप करोगे तो 20 पाए, वो सबसे इधर वाली तरफ आ जाएगा। एवरेज आप लोगे, एवरेज लेके ही एक्चुअल में ये बताया जाता है कौन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है न्यूक्लियस के पास, या कौन न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा रहेगा। ये चीज़ है, ये कैसे पता चलती है, ये एवरेज से पता चलती है। लेकिन ग्राफ में जब ये होता है, वो आपसे एवरेज ना पूछ के सीधा ग्राफ पूछ लेगा, तो आप ये देखना जिसका एल ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है। ठीक, इसका क्या मीनिंग होता है आपने को इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल ये सब पढ़ लिया है, तो आप अच्छे से इसमें क्वेश्चन कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एटम, अपने जो बचे हुए हैं 1-2 थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल हमने पढ़ लिया है, क्वांटम मॉडल हमने पढ़ लिया है, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, गामा रेज, अल्फा रेज एंड बीटा रेज, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज होगी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। बहुत थियोरेटिकल टॉपिक बचे हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, फिर भी हम थोड़ा देखेंगे, इनसे क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकली, खासकर जेई मेन और नीट के अंदर में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।